काली बेटी और गोरी बेटी में भेदभाव। आज मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ, दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा कहकर कमलेश अपने घर की घंटी बजाता है तो उसकी 8 साल की बेटियां दरवाजा खोलकर हाथ पकड़ के अंदर ले आती हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा आप मेरे लिए कुछ लाए हो ना? आओ पापा, यहाँ आओ, यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ अभी। तभी काली बेटी मीरा अपने पिता कमलेश को पानी पिलाती है, फिर वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखता है। अरे मेरी प्यारी बेटी, मेरे लिए पानी लाई है। रुचि, तुम्हें अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखना चाहिए। पापा मुझे इस काली लड़की से सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। रुचि बेटा, ऐसे नहीं कहते, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, ये काला गोरा कुछ नहीं होता, वो तुम्हारी सगी बहन है। पापा कैसे हो सकती है वो मेरी बहन? जरा देखिए कितनी काली है, पर मैं कितनी सुंदर हूँ, गोरी हूँ। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, अब मुझे इसके साथ मत भेजा करिए प्लीज। कोई बात नहीं पापा, अगर रुचि ऐसा ही चाहती है तो मैं उसके साथ स्कूल नहीं जाऊंगी। तभी मीरा की माँ लता आकर कहती है, चलो पहली बार इस कलूटी ने कुछ तो अच्छा कहा, तू मेरी सुंदर बेटी से दूर रहा कर। लता, तुम तो हद करती हो, जब तुम ही ऐसे बोलोगी तो रुचि से मैं ये कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि वो उसे अपनी बहन का दर्जा दे। भूलो मत कि दोनों तुम्हारी बेटी हैं, ऐसा भेदभाव करना बिल्कुल सही नहीं है, बच्चों के मन पर गहरा असर पड़ता है। बस कीजिए आप, अब चालू मत हो जाइए। अभी आए हो ना फैक्ट्री से, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी काली कमली बेटी, तो नहीं पसंद। खैर छोड़ो, मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए नई फ्रॉक लाया हूँ। ये लो मीरा बेटा, ये लो रुचि। वाह पापा, अब मेरी फ्रॉक का कलर तो बहुत सुंदर है, मुझे कब से पिंक कलर वाली फ्रॉक चाहिए थी। थैंक यू पापा। पापा ने उसको इतनी अच्छी फ्रॉक दी है, लेकिन मेरी अजीब सी पीले कलर की है। ऐसा कहकर रुचि अपनी फ्रॉक उसको देकर खुद उसकी वाली फ्रॉक ले लेती है। ये ले, थैंक यू की बच्ची, वो फ्रॉक मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं गोरी हूँ, मुझ पर ये ज्यादा अच्छी लगेगी, ना कि तुझ पर रुचि, पापा ये मेरे लिए लेकर आए थे। रुचि बेटा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें येलो कलर की फ्रॉक पसंद थी। कमलेश, तुम ज्यादा नहीं कर रहे? मेरी रुचि सही कह रही है, वो ज्यादा सुंदर है, गोरी है, उस पर ही गुलाबी रंग अच्छा लगेगा। अगर नहीं लेनी उससे पीली फ्रॉक तो दोनों मेरी बेटी ही पहन लेंगी, है ना रुचि बेटा? माँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा है आप मुझे समझते हो, पापा तो मुझे समझते भी नहीं है। चल तू मेरे साथ अंदर चल, मैं तुझे मलाई वाली कुल्फी बनाकर खिलाती हूँ और उसमें ऊपर से चॉकलेट डालूंगी। माँ मुझे भी वो पसंद है, आप दोगी ना? चल हट, मैं तुझे क्यों दूं? मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, गोरी बेटी के लिए, तो जैसी काली गलूटी के लिए नहीं। इतना कहकर लता अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। वहीं कमलेश अपनी बेटी मीरा के सर पर हाथ रखकर कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे बाहर से आइसक्रीम और फ्रॉक दोनों ला कर दूंगा। ठीक है पापा। कुछ देर बाद सब एक साथ खाना खाते हैं, जहां दोनों माँ बेटी का मुंह फूला हुआ रहता है। अगले दिन जब कमलेश काम पर चले जाता है तो लता कहती है, ओ बैंगन के खेत से आई हुई कलूटी, देख क्या रही है, जाकर पूरे घर को चमका दे। पर माँ सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आप मुझे दवाई दिलाने डॉक्टर के पास ले चलिए। हाँ 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 हाँ, एक काम क्या बता दिया, पेट में दर्द हो गया, अब तुझे मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं और पैसे खर्च करूं? पैसे के पेड़ पर उगते हैं, चुपचाप से काम कर, कोई दवाई नहीं मिलेगी, नौटंकी कहीं की। ये सुनकर मीरा को अपने घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। उसके पेट में दर्द हो रहा था, फिर भी वो रुक रुक कर काम करती है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। पापा को भी नहीं कह सकती वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगे, जल्दी से काम करके लेट जाती हूँ। ये बोलकर मीरा सारा काम कर लेती है और लेट जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, दोनों बेटियां अब 20 वर्ष की हो जाती हैं, जहां अभी भी लता अपनी दोनों काली और गोरी बेटियों में फर्क करती थी। हमेशा रुचि को अपने साथ घुमाने ले जाती थी, तो कभी पार्टी, और उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट दिया करती थी। लेकिन मीरा का तो वो कभी बर्थडे भी नहीं बनाती थी, ना ही वो मीरा को कभी बाहर घुमाने ले जाती थी। दोनों ने मिलकर मीरा को हमेशा कालेपन के ताने दिए हैं और उसके साथ बुरा बर्ताव किया। कभी कभी तो लता मीरा पर हाथ उठा दिया करती थी। मासूम मीरा सब कुछ चुपचाप सहन करती थी। अब वह अपने पिता को इस बारे में कुछ कहती भी नहीं थी। एक सुबह दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार थे, तभी लता रुचि को कहती है, ले रुचि बेटा, कॉलेज जा रही, अपना लंच तो ले ले, अपने दोस्तों को मेरे हाथ का खाना खिलाना। अरे माँ, वहाँ कैंटीन होती है, चलो कोई नहीं, दे दो, मैं ये खाना खा लूंगी। माँ मुझे भी लंच दे दीजिए, मैं कैंटीन से नहीं खाऊंगी। चुप रह कलूटन, अगर तुझे खाना खाना है तो अपना बना ले, मैं क्यों बनाऊं तेरे लिए? अपने काम खुद किया कर या बाहर से खा।
पर माँ मेरे पास पैसे भी नहीं है। आपने 2 महीनों से मुझे पॉकेट मनी भी नहीं दी है, जबकि हर हफ्ते आप रुचि को पॉकेट मनी देते हो। आप ऐसे भेदभाव क्यों करती हो? अब ये मैं तुझे बताऊं कि मैं भेदभाव क्यों करती हूँ? क्योंकि तू काली है, मुझे नहीं पसंद तू। मुझे मेरी रुचि बहुत सुंदर लगती है, इसीलिए मैं उसी के लिए हर चीज करूंगी। चल अब जा, मेरे सर पर खड़ी मत हो, मुझे आराम भी करना है। ये सुनकर आंखों में आंसू लिए मीरा वहां से चली जाती है। रुचि भी टैक्सी में बैठकर कॉलेज पहुंच जाती है। शाम को जब मीरा रसोई में खाना बना रही थी तो अचानक से उसे बहुत जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। ये तो माँ के कमरे से आवाज आई है। माँ ठीक तो है ना? जल्दी जाकर देखती हूँ। तभी दोनों बेटियां अपनी माँ को बेहोश हालत में देखती हैं और फौरन डॉक्टर के पास ले जाती हैं, जहाँ डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद कहता है, मिसेस लता की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अर्जेंटली एक किडनी की जरूरत है। आप जल्दी से इंतजाम कर लीजिए क्योंकि वो हॉस्पिटल में किडनी अवेलेबल नहीं है, और कोशिश कीजिए कोई अपना ही दे सके तो। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी लता को? डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए। मेक श्योर कि आपको कोई बीमारी ना हो, तभी आपकी किडनी यूज हो सकती है। अरे डॉक्टर साहब, मुझे डायबिटीज की शिकायत है, पर कोई बात नहीं। मेरी बेटी है ना रुचि, सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करती है। बेटा अपनी माँ को बचा ले, उसे किडनी दे दे। व्हाट? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि पापा कि मैं माँ को किडनी दूंगी? अरे मेरी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, मैं कैसे कोई काम करूंगी? मेरे भी कुछ सपने हैं, करियर है। नहीं, मैं किडनी नहीं दे सकती। अरे शर्म कर नालायक, तेरी माँ तुझसे इतना प्यार करती है और तू आज उसी को मरने की हालत में छोड़ रही है। कैसी बेटी है तू? पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी को अपनी किडनी दूंगी। डॉक्टर साहब, आपको जो टेस्ट करने जल्दी कीजिए, बस माँ को बचा लीजिए। मैं माँ को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। ये सुनकर डॉक्टर फौरन मीरा के टेस्ट लेता है और उसकी एक किडनी उसकी माँ को दे देता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। 4 दिन बाद जब वह घर लौटती है तो कहती है, देखा कमलेश, आपने, मेरी रुचि मुझे कितना प्यार करती है, उसने मुझे किडनी दी। आज मैं उसी की वजह से सही सलामत हूँ। नहीं लता, शायद तुम अभी तक होश में नहीं आई हो। जिस बेटी पर तुमने इतना प्यार लुटाया, उसने तुम्हें किडनी देने से मना कर दिया। तुम्हारी काली बेटी ने तुम्हारी जान बचाई है, जिसे आज तक तुम सिर्फ कोसती हुई आई हो। क्या? मीरा ने जान बचाई? कहाँ है मेरी बेटी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमलेश जी, मुझे अपनी बेटी के पास ले चलिए। कमलेश व्हील चेयर पर लता को बिठाकर मीरा के कमरे में ले जाता है, जहां वह बिस्तर पर थी और उसे ग्लूकोज चढ़ रहा था। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा, लेकिन असल मायने में तो तू मेरी बेटी निकली। अब मैं तुझे वो सारा प्यार करूंगी जो मैंने दिया नहीं। माफ कर दे बेटा। अरे नहीं नहीं माँ, माफी मत मांगिए आप बस अपने सीने से लगा लीजिए। मुझे हमेशा के लिए यही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर लता मीरा को गले से लगा लेती है, जिसके बाद लता के मन से अपनी काली बेटी का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो उसे खूब सारा प्यार करती है। चारों तरफ शहनाई बज रही होती है, सभी लोग शादी की खुशी में झूम रहे होते हैं। तभी रेखा अपनी सहेली रूपाली के पास आती है और उससे कहती है, अरे वाह, क्या बात है, देखो तो मेरी प्यारी सी सहेली कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा ये बताओ, बारात आ गई है क्या? हाँ, बारात भी आ गई और दूल्हा भी आ गया है। ये सुनकर रूपाली बहुत खुश होती है कि तभी रूपाली की माँ आती है और उससे कहती है, अरे तुमने अभी तक घूंघट भी नहीं किया है, जल्दी से घूंघट करो, नहीं तो कोई देख लेगा। ऐसा कहने के बाद ममता अपनी बेटी का लंबा सा घूंघट कर देती है, जिसके बाद वो उसे नीचे मंडप में ले आती है, जहाँ पर उसका होने वाला पति मंडप में बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है। चलो बेटी, जल्दी से मंडप में बैठ जाओ। देखते ही देखते पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम कर्णिकाक्ष, मंगलम तनोहरि। कुछ ही देर में रूपाली और रंजीत के फेरे हो जाते हैं। फेरों के समय चलते हुए रंजीत लड़खड़ाने लगता है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा ध्यान से, कहीं गिर मत जाना। सहरे के चलते रंजीत का चेहरा दिखाई नहीं देता, तो वहीं दूसरी तरफ लंबा घूंघट करने की वजह से रंजीत को रूपाली का चेहरा दिखाई नहीं देता। शादी संपन्न होने के बाद रूपाली के माता पिता उसे विदा कर देते हैं, जिसके बाद रूपाली अपने गरीब ससुराल में आ जाती है। अंदर आओ बहू, इसे अपना ही घर समझो। जैसे ही रूपाली घर के अंदर आती है, उसे घर के अंदर एक बरामदा और एक कमरा ही दिखाई देता है, जिसके चलते सावित्री उससे कहती है, आज से तुम यहाँ सोना, बाकी हम सब तो बाहर भी सो जाएंगे। चलो मैं तुम्हारे बाबूजी को दवाई देकर आती हूँ, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। रूपाली के ससुराल वाले बहुत गरीब थे, तो वहीं उसके माता पिता उससे ज्यादा गरीब थे, जिसके चलते उसकी शादी एक गरीब घर में हुई थी। लेकिन इसके साथ साथ उसका पति नशेड़ी भी था। रूपाली अपने कपड़े चेंज करके बिस्तर पर
बैठती ही है कि तभी रंजीत नशे की हालत में कमरे के अंदर आता है। अजी आप आ गए, अच्छा हुआ, मैंने आपके लिए कपड़े निकाल कर रखे हैं, इन्हें पहन लीजिए। रंजीत बहुत सुंदर और गोरा था। वह रूपाली के हाथों से कपड़े छीन लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज के बाद तुमने अपने इन काले हाथों से मेरे कपड़ों को जरा भी हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, कपड़ों के साथ साथ अगर तुमने मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। ऐसा कहकर रंजीत अपने कपड़े उठाता है और बाहर चला जाता है। ससुराल के पहले दिन पर ही नई बहू के मुंह पर जोरदार तमाचे की छाप बन जाती है। बेचारी रूपाली उस पूरी रात रोती रह जाती है। अगले दिन वह नई बहू होने के नाते घर की जिम्मेदारी को समझती है और सारे घर के काम करती है, लेकिन उसका गोरा पति उसे अपने आगे कुछ नहीं समझता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सावित्री अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? देख तेरे पिताजी की तबीयत कितनी खराब है और तू शराब के नशे में हमेशा धुत रहता है। मैं तुझे समझा रही हूँ, यही मौका है अपनी घर गृहस्थी संभालने का। अपनी पत्नी को उसका दर्जा दे, वरना आगे जाकर तुझे पछतावा होगा। इस काली कलूटी को आपने मेरे साथ बांध दिया और मैं एक अच्छी पत्नी डिजर्व करता था। मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता, मैं इसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा तो इसकी शक्ल देखते ही जीते जी मर जाने को दिल करता है। ऐसा कहकर रंजीत घर से निकल जाता है। उस समय सावित्री को कुछ समझ नहीं आता। ये सब रूपाली सुन लेती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी सावित्री उसके पास आती है और कहती है, कोई बात नहीं बहू, एक ना एक दिन रंजीत सब समझ जाएगा। तुम अपना पत्नीव्रता कर्म पूरा करते रहो, फल की चिंता ना करो। वही तो कर रही हूँ माँ जी, लेकिन देखो ना, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक रंजीत जी ने मुझे अपनी पत्नी ही नहीं स्वीकारा। ऐसा और कब तक चलता रहेगा? समझ जाएगा बहू, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी बाहर से दामोदर के खांसने की आवाज आती है। लगता है तुम्हारे बाबूजी को मेरी जरूरत है, मैं उनके पास जाती हूँ। सावित्री ऐसा कहकर दामोदर के पास जाती है और उसकी देख रेख करने लगती है। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो जाती है और शाम को एक तरफ बेचारी रूपाली चूल्हे पर खाना बना रही होती है तो दूसरी तरफ सावित्री पंखे से अपने पति दामोदर को हवा कर रही होती है। माँ जी, इतना समय हो गया, अभी तक रंजीत जी घर नहीं आए हैं। अरे उसका तो रोज का ही है, शराब पीकर देर से आना। तू छोड़, अपना और हमारा खाना बनाकर ले आ, हम सभी खा लेते हैं। वो रात को जब आएगा तो उसे खाना दे दियो। इतना कहकर दामोदर को हवा करती रहती है। तभी अचानक से रंजीत दरवाजा खोलता है। एक लड़की शादी के जोड़े में उसके साथ होती है और दोनों के गले में वरमाला भी होती है। ये सब देख रूपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पति से कहती है, ये सब क्या है जी? ये लड़की कौन है जो शादी के जोड़े में आपके साथ यहाँ पर आई है? बेटा, ये सब क्या चल रहा है? रंजीत शराब के नशे में होता है। यह सब सही चल रहा है, यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह लड़की आज से मेरी पत्नी है और इसी घर में रहेगी। इसका नाम आपको पता ही है माँ। मैं आपको इस काली कलूटी से शादी करने से पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। क्या कहा? इसका मतलब माँ जी, आप इसके बारे में पहले से ही जानती थी? कब से चल रहा है ये सब? और माँ जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आपने अपने बेटे के साथ मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हाँ बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? मैं इन सब के बारे में पहले से ही जानती थी, लेकिन मुझे लगा था कि मेरा बेटा सुधर जाएगा। मैं इस घर में एक समझदार और घर चलाने वाली बहू लेकर आना चाहती थी, लेकिन ये अंकिता, ये मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी। अंकिता भी शराब के नशे में होती है और वो अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैं तुम्हारे सदके जाऊं। अरे आखिर ऐसी कौन सी गलतियां कर दी, कौन सा पाप कर दिया जिसके चलते आप मुझे स्वीकारना ही नहीं चाहती? तो जैसी बिगड़ैल बहू को मैं अपने घर की बहू किसी भी कीमत पर नहीं बनाना चाहती। अपनी पत्नी होते हुए आपने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। अरे आप मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे, ऐसी कल्पना तो मैं कर भी नहीं सकती थी। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। रूपाली अपना सामान पैक करती और घर छोड़कर जाने वाली होती है। तभी सावित्री उसे रोक लेती है और कहती है, रूपाली, मेरे लिए तुम ही मेरी बहू हो और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे लगा कि मेरा बेटा सुधर जाएगा, इसलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवाई थी। लेकिन अगर इसे ये सब मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसके साथ अब और नहीं रह सकती और मेरी बहू होने के नाते मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। आज से तुम, मैं और तुम्हारे बाबूजी एक साथ रहेंगे।
सावित्री भी घर छोड़ देती है, जिसके बाद रूपाली अपने सास ससुर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। रूपाली अपने पति से धोखा खाने के बाद एक बर्गर की दुकान लगाती है। देखते ही देखते उसके बर्गर की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है और अब उसे किसी भी चीज की परेशानी नहीं होती। एक दिन वह अपनी दुकान पर बर्गर बेच रही होती है, तभी वहाँ रंजीत फकीरों की हालत में आता है। कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अजी ये क्या, आपकी ये हालत किसने की? तुम्हारे छोड़ने के बाद अंकिता ने भी मुझे छोड़ दिया और मेरा सारा सामान बेचकर भाग गई। उसने मुझे धोखा दिया और मैंने तुम्हें, मुझे माफ कर दो रूपाली, मैं तो तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं। रंजीत को अपनी गलती का पछतावा करते हुए देख रूपाली उसे माफ कर देती है, जिसके बाद रूपाली उसे अपने साथ ही रहने देती है। अब दोनों मियाँ बीवी बर्गर की दुकान लगाकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं।